विनम्रता से आ रहा हूं शरद जी, बड़ी विनम्रता से देखिए, ऐसा है ये जो 4 जून को होना है वो मेल्टडाउन आज क्यों हो रहा है टीवी स्क्रीन पे? क्योंकि प्रीएम्प्ट हो गया ना, पता लग 4 रहा जून का मेल्टडाउन बचा के रखना है सबको। 4 जून को ये सब मेल्टडाउन दिखाना है अपने अपने यूट्यूब चैनल पे। दूसरी बात देखिए, 7 फेज की इलेक्शन है, 3 फेज का मेल्टडाउन होगा। पहला मेल्टडाउन होगा तो वो पत्रकारों को, ओपिनियन पोल को गाली देंगे, दूसरा होगा तो ईवीएम को गाली देंगे, और तीसरा जब 4 जून को नतीजे आएंगे तो जनता को गाली देंगे। मेरा केवल, मुझे भी 400 जब नंबर सुनाई दिया था तो मैं डाउट में था, मैंने बोला थोड़ा ज़्यादा बोल गया। तो फिर मुझे अगले दिन एक बयान आया, और वो बयान आने के बाद मैं कन्विंस हो गया 400 पार है। वो बयान ये था कि किस प्रकार से राहुल, अखिलेश, ये सब लोग ईवीएम को गरियाने लगे। जिस प्रकार से ये लोग ईवीएम को गाली देने लगे, मैं कन्विंस हो गया कि अब की बार 400 पार होना है, क्योंकि अभी से ये लोग अपना अपना एलिबाई एक लीगल टर्म होता है कि मैंने ये क्राइम नहीं किया, इसके लिए एलिबाई तैयार करने को, तो ये बहाना रखने का मतलब ही, अब देखिए यहाँ पर कुछ लोग गाली दे रहे पत्रकार को, कुछ लोग गाली दे रहे चैनल को, अब ये लोग ईवीएम को गाली दे रहे हैं। वरना बताइए ना, आप बता दीजिए कि हम तो जीत रहे हैं। अब जीतने का आपको अंदाजा भी है और ईवीएम को गाली भी देना है, ये कैसे मैच होता है बताइए? अगर जीतने वाले तो ईवीएम को कैसे गाली दे रहे हैं आप? पंकज जी, मतलब तेलंगाना में जीत गलत थी क्या? पंजाब में जीत गलत थी क्या? दिल्ली में जीत गलत थी क्या? ये किस प्रकार से आप लोग बिहेव करते, थोड़ा समझिए। ये मेल्टडाउन 4 जून के लिए बचा के रखे। एसपी एंड एसपी, ओरिजिनल एसपी और उसके नाम पे काम करने वाली एसपी, दोनों अपना मेल्टडाउन आराम से बचा के रखिए। बहुत समय और अवसर मिलेगा मेल्टडाउन होने के लिए, लंबा समय मिलेगा। पंकज जी एंडिंग कमेंट्स ले रहा हूं सबसे। ऐसा है, आप अपने विचारों के स्वर्ग में आराम से विराजे रहिए। 400 आपकी आ रही हैं, खुश रहिए। 370 भारतीय जनता पार्टी के अकेले आ रही हैं, खुश रहिए। कहां से कम हो रही है आपको खुद भी पता। अरे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आपको चेता चुका महाराज, और उनको अभी अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा में अपनी नागपुर में कहना पड़ा सारे स्वयंसेवकों से कि भाई घर घर जाओ, गाँव जाओ, दरवाजा दरवाजा खटखटाओ, वरना इस बार हालात बहुत खराब होने वाले हैं। और तो और वहां सुगबुगाहट ये भी हुई कि अगर नरेंद्र भाई मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया तो कहीं ऐसा ना हो कि स्पष्ट बहुमत से बहुत नीचे 220-22 के आसपास रह जाए। तो सारे आंकड़े तो सामने हैं। तो आप आराम से कुछ दिन, 4 जून तक की बात है, तब तक आराम से मेरे को सिर्फ ये लगता है 370 के आंकड़े का और 400 के आंकड़े का। अब की बार 400 पार, अब की बार फिर मोदी सरकार। आप देखिए क्या होने वाला है। वो कहते हैं ना, नाई नाई बाल कितने, बोले इंतजार करो अभी सामने आए जाते हैं। थोड़े ही तो पंकज जी, क्योंकि आप इतनी स्ट्रैटेजी बीजेपी की समझते हैं और इतनी अंदर की बातें आप बीजेपी वाले आजकल आपको बता रहे हैं, तो प्लीज बता दीजिए। कमल ही होता है। नहीं पंकज जी तो प्लीज आप ही मुझे बता दीजिए कि कितनी है इनके रियल नंबर। भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहे लोग, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बहुत पुराने स्वयंसेवक हैं, वो तक आके कांग्रेस से चुनाव लड़वा चाह रहे हैं। अच्छा, वो प्रस्ताव दे रहे हैं, आपको पता नहीं है। ओके भाटी जी, ओके, पॉइंट टेकन सर, मान लिया। चलिए, आपने कहा तो ये सब रिकॉर्ड होता है, चलाएंगे जिस दिन रिजल्ट आएगा। हर्षवर्धन जी आ रहा हूं, भाटी जी के पास। भाटी जी, सचमुच सिर्फ एक सवाल, आपने जो सेनापति वाली बात की थी इस डिबेट में, जी बोलिए। सॉरी, बात पूरी कीजिए, बोलिए। इस डिबेट में एक जुगलबंदी बहुत बढ़िया, शानदार देखने को मिली कि जब मैंने भारतीय जनता पार्टी प्रश्न उठाया कि उसके एमपी छोड़ रहे हैं, कैंडिडेट छोड़ रहे हैं, तो उसका जवाब ऐश्वर्य कपूर जी ने दिया। अच्छा। और जब शरद प्रधान जी ने ऐश्वर्य कपूर पर सवाल उठाया कि पत्रकार को ऐसे सवाल नहीं पूछने चाहिए, तो उसका जवाब शहजाद पूनावाला ने दिया। क्योंकि मैं क्या कह जब हम बीजेपी को घेरते हैं तो जवाब मीडिया देता है, जब मीडिया को घेरते हैं तो जवाब इनको मजा नहीं आता है। आपको मजा आता है डिरेल करने में। मैं बस चाहता हूं, देखिए शरद जी मेरे सीनियर है, अगर वो कुछ कह भी रहे हैं तो आई टेक इट हेल्दी स्ट्राइड, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं, बिल्कुल आप मुझे बताओ भाई, यूपी में कितनी सीट आएंगी? मैं डिबेट, भैया टाइम लिमिटेड है, समय बड़ा बलवान। केवल 20 सेकंड दो, फिर आप सवाल पूछिए। बोलिए। मैं तो 20 सेकंड कुल मांग रहा हूं, 40 ले लो चाचा, बोलो तो। हाँ, हर्षवर्धन जी ने कहा, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी ने कहा कि कोई चुनाव ऐसा नहीं हुआ जो चेहरे पे जीता गया हो। अगर हर्षवर्धन जी आपने ईमानदारी से पत्रकारिता की होती तो आपको पता होता कि 1977 का चुनाव बिना चेहरे के, बिना प्रधानमंत्री घोषित किया हुआ था और उसने कांग्रेस को बुरी तरह हराया गया था। 1989 का चुनाव बिना प्रधानमंत्री घोषित किया हुआ था, उसमें कांग्रेस को बुरी तरह हराया गया था। 2004 का चुनाव बिना चेहरा घोषित हुए हुआ था और उसमें भारतीय जनता पार्टी को हराया गया था।
आप ये कह रहे हैं कि बिना चेहरे, और 1991 में भी बिल्कुल। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह बाद में प्रधानमंत्री चुने गए थे, लेकिन चेहरा कोई घोषित नहीं था कांग्रेस का, किसी को पता नहीं था कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। अच्छा। तो इस तरह के तर्क रखना, बल्कि कहूंगा कुतर्क रखना, 2009 कि बिना में, प्रधानमंत्री 9 में घोषित भी। किए ओके। कभी चुनाव नहीं जीते गए। ओके। वो भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रधानमंत्री के लिए चुनाव नहीं होता है, सांसदों के लिए चुनाव होता है। 543 सांसद चुने जाएंगे और उनमें से जिसका बहुमत होगा वो अपना प्रधानमंत्री चुनेगा। यही हमारे सपा संविधान के की कितने होंगे ये तो बता दो, मेरा सवाल तो वही है। मैंने ज्ञान तो ले लिया सारा नेताजी। आप 40 सपा के आप कितने 40 होंगे ये तो कैसे बता कह रहे हो? दो। हमारे आप 40 कह रहे हो, हम कम से कम 50 आएंगे। बस ठीक है, यही मेरे आप बजरा हमारे 10 MP कंफर्म। कम देखो कर रहे हो, जनता को हम कम पता से कम लगना चाहिए 50 आएंगे भाई, उत्तर प्रदेश। जनता को पता लगना चाहिए समाजवादी कितने पार्टी। कॉन्फिडेंट हो आप। भाटी जी, जब मैंने हाँ, मैंने बताता जब रहा हूं। शरद प्रधान को बोला तो आप क्यों डिफेंड करने अरे लगे? ठीक है भाई, अब आप दोबारा अभी SP पर्सनल के और SP के लिंक अच्छा ठीक है, क्या? हर्षवर्धन जी शरद जी आ रहा हूं। एंड ओनली ऑन टॉपिक प्लीज। थैंक यू टॉपिक पे मैंने तो खाली पर्सनल विश्लेषण नहीं। किया है। भाटी जी आपको भी ना मतलब मजा आता है। हाँ हर्षवर्धन जी टॉपिक पे। थैंक यू सर। हम तो शरद विषय जी पर को ही बात करेंगे, लेकिन जो भाटी जी ने कहा मैं उसको फिर से दोहराता हूं, और मैंने जो कहा उसको भी दर्शक ध्यान करें। मैंने ये नहीं कहा कि प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी, ये शायद सुना नहीं भाटी जी ने, इसीलिए मैं कह रहा हूं जवाब देने की जल्दबाजी में। मैंने कहा इस देश में नेता और उसके जिस राजनीतिक दल पर होता है उसी पर वोट पड़ता है। कोई भी चुनाव, जिसकी ये बात कर रहे हैं, इंदिरा गांधी के खिलाफ ही वो चुनाव हुआ था, जिसकी बात कर रहे हैं कि उसमें कोई तय नहीं था, सारे गठजोड़ के लोग थे। मैंने ये तो कहा ही नहीं कि विपक्ष अपना प्रधानमंत्री का प्रत्याशी घोषित करे। चुनाव भी मोदी लेकिन जी के ये तो खिलाफ है। सवाल ये खड़ा चुनाव होगा भी ना मोदी जी के कि खिलाफ है। राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ने में क्या हिचक है उनको, ये सवाल खड़ा होगा, ये कोई भी पत्रकार पूछेगा। और जब भाटी जी नेता पत्रकारिता सिखाने लगे ना, तब समझ में आता है कि नेता का संकट बड़ा हो गया है। मैं फिर से कह रहा हूं, जो करना है जिसको वो अपना काम करे तो अच्छे से कर ले, यही वजह है। राहुल गांधी भी बताते हैं तुम कौन जात हो, और कौन जात कह के पत्रकार को पिटवा देते हो, बेचारा पिछड़ी जाति का पत्रकार निकलता है। इस तरह का जो माहौल तैयार करने की कोशिश हो रही है, इस तरह की जो घृणा जहर फैलाने की कोशिश हो रही है, ये शर्मनाक हरकत है। दुर्भाग्य से उसमें जब बहुत, जिसको कहते हैं ना कि अपने आप को दिखाने की कोशिश कुछ करो, सामने कुछ और आ जाता है, तब समझ में आ जाता है कि असली क्या हकीकत। शरद जी ऑन द टॉपिक प्लीज। थैंक यू। हाँ मुझसे पूछ रहे हैं जी आप ही से पूछ रहा हूं। जब एक तरफ आपके पास मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, अनुराग ठाकुर, स्मृति ईरानी, पीयूष गोयल, प्रहलाद जोशी, सर्बानंद सोनोवाल से लेके जितेंद्र सिंह और कितना पूरा लिस्ट, सारा मंत्री सब लड़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ना खड़गे जी लड़ेंगे, ना प्रियंका जी लड़ेंगी, ना यहां पे, और सिर्फ कांग्रेस नहीं है, केजरीवाल वो बोलेंगे मैं सीएम हूं, मैं क्यों लड़ूं, अखिलेश यादव मैं तो सीएम था, मैं क्यों लड़ूं। लेकिन अगर आपको सबको इकट्ठा आना है, आपको अपने काडर में एनर्जी झोंकनी है, और भाई जैसे कहते हैं विपक्ष के नेता ऑन कैमरा नहीं, आप तो ऑफ रिकॉर्ड वाले हैं कि भैया इट्स एन इलेक्शन टू डू एंड डाई फॉर, तो फिर ये सब क्यों नहीं उतर रहे? हराए मोदी को उतर के अगर इतना दम है तो। हाँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा सवाल है। सब मोदी के नाम पे लड़ रहे हैं। इनको भी वैसे जो अभी आपसे पहले बोल रहे थे उनका बड़ा अच्छा सवाल ये भी था, आपके सवाल के अलावा आपका भी बहुत अच्छा सवाल है कि राहुल गांधी अमेठी से क्यों नहीं लड़ रहे हैं। बहुत ही वाजिब सवाल है। और मुझे तो लगता है कि ये जो दो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उनके नेताओं को उनके गढ़ से एक दूसरे के खिलाफ लड़ना चाहिए। राहुल गांधी को हिम्मत हो तो जाके बनारस से लड़ें, और मोदी में हिम्मत हो तो वायनाड से भी लड़ें, दोनों जगह से लड़ लें, तब आएगा मजा, तब असली लोकतंत्र दिखेगा। कोई नहीं करता है हिम्मत। मोदी जी कहिए वायनाड से भी लड़ लें, और राहुल से कहिए कि हम बनारस से लड़ लें, पता लग जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। चलिए ठीक है, लेकिन साथ में बिल्कुल सही है कि अमेठी से भी लड़ना चाहिए। लेकिन सुनिए, जो आप सवाल पूछ रहे थे कि किस तरह से विपक्ष क्या करेगा, मुझे लगता है विपक्ष के हाथ में जो इस वक्त सबसे अच्छा जो काम उन्हें करना चाहिए वो है इलेक्टोरल बॉन्ड्स का स्कैम को एक्सपोज करना चाहिए, पब्लिक तक ले जाना चाहिए, जिसकी बात बहुत से चैनल्स में नहीं की जाती है फॉर ऑब्वियस रीजंस, क्योंकि मना है उनको करना। इलेक्टोरल बॉन्ड से बड़ा स्कैम
चोरी का स्कैम, जो एक तरफ मोदी पेश Okay. करते हैं कि सारा विपक्ष चोर है, सबके यहाँ रेड होती है ईडी की, Okay. बीजेपी वाले बेचारे दूध के धुले, उनके यहाँ कोई रेड वेड नहीं होती। हाँ चलो तो शहजाद अच्छी बात है, शहजाद दूध के धुले हुए, सब शहजाद बेचारे एंडिंग ऑन दैट, संत लोग हैं। शहजाद और एंडिंग ऑन सुनिए दैट। पहले बात, हाँ, बोलिए, 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 बोलिए। बात क्यों नहीं कर रहे? 10 इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बात क्यों अवॉइड कर रहे हो ऐश्वर्य? अरे कौन कर रहा है सर, आप उस डिबेट में आए नहीं, सबसे ज्यादा डिबेट तो मैंने की थी उस पे। शहजाद शहजाद पे मैं मतलब उसी पे सवाल ले रहा हूँ, शहजाद इज एंडिंग ऑन इट, जरा जी शहजाद इज एंडिंग ऑन इट, उठाया बोले ना, पहली बार शहजाद इज एंडिंग ऑन इट, वाला हाँ तो टाइम सेवा शहजाद नौकरी में है, शहजाद उनको बोलना चाहिए। शहजाद